चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस से आपका क्या मतलब होता है? ऐसी प्रोसेसेस जो हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट हो, ऐसी प्रोसेसेस जिनका डेली लाइफ में हमारा बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल हो। बिना उनके ह्यूमन सर्वाइवल या ह्यूमन लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। नॉट ओनली ह्यूमन, बट लेट्स कंसिडर ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उनकी भी लाइफ में ये प्रोसेसेस होती हैं डेली बेसिस पे, और अगर ये ना हो तो उनकी लाइफ पे एक क्वेश्चन मार्क आ सकता है। तो इस चैप्टर में हम उन सच प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं। अगर आप खुद सोचें तो आप रोज खाना खाते हैं। अगर आपने कुछ दिनों के लिए खाना खाना बंद कर दिया तो क्या आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे? इफ यस, तो वो क्या हो सकते हैं, उनके हार्मफुल इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ये सब हमें सोचना पड़ेगा। कुछ ऐसी और प्रोसेसेस होती हैं जैसे कि आप सांस लेते हैं, ओके, आप ब्रीदिंग करते हैं, रेस्पिरेशन होती है। तो अगर आप ब्रीदिंग स्टॉप कर लेंगे तो ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं अगर हम, तो हमारी बॉडी में कुछ कुछ चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। अगर अदर ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर करें तो उनमें भी ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग सिस्टम्स होते हैं। सब में ये प्रोसेस चलती है। हो सकता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है जो हम ब्रीथ करके ऑक्सीजन ले रहे हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा हो, या हो सकता है हमारे खाने का ब्रेकडाउन होने के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं उनका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन अगर रुक जाए तो क्या हो सकता है? हो सकता है ऑक्सीजन आपने ली लेकिन कहीं और पहुंची नहीं हो। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन रुका हुआ है। हो सकता है आपने खाना खाया लेकिन खाना आपके बाकी के बॉडी सेल्स को मिला ही नहीं। आपके फूड का ब्रेकडाउन हुआ लेकिन जो एक्सक्रीशन वाला वेस्ट निकल रहा है या जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस आपकी बॉडी बाहर करना चाहती है वो हो ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट ही नहीं हो रहा वेस्ट। सारे सेल्स वेस्ट अपने अंदर ही अक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो ऐसे में हालत बिगड़ सकती है, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो। ये लाइफ प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, अगर एक्सक्रीशन ही ना हो तो जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल रहता है या जो नाइट्रोजनस वेस्ट रहते हैं हमारी बॉडी के, वो बाहर कैसे जाएंगे? इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि ये लाइफ प्रोसेसेस होती कैसे हैं, क्या क्या इनके बेनिफिट्स रहते हैं, और अगर ये ना हो तो क्या होता है। तो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे कि हम कैसे मान लें कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। आप कह सकते हैं कि अरे अगर कोई मूवमेंट शो कर रहा है या हमें ऐसा लग रहा है कि चलो वो सोया हुआ है, बट उसकी ब्रीदिंग मूवमेंट्स के कारण उसकी बॉडी राइज अप हो रही है और नीचे जा रही है, फॉल हो रही है, तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि ओके, जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग है। बट व्हाट इफ ये दोनों मूवमेंट्स ना हो, ये दोनों मूवमेंट्स आपको बता ही नहीं पा रहे हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। ऐसे में आप और क्या कंसिडर करेंगे? हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म कुछ कह रहा है, बोल रहा है, गा रहा है, ओके, दौड़ रहा है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म लिविंग है। बट अगर ना कर रहा हो ऐसा तो बायोलॉजिस्ट ने एक चीज बताई थी कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नामक एक चीज होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नहीं। एंड ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जो टर्म है ये बता सकता है एकदम 100% कि हाँ, ऑर्गेनिज्म की लिविंग स्टेट कैरी ऑन हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, या हैज इट एंडेड। मॉलिक्यूलर मूवमेंट से क्या मतलब होता है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट वो टर्म होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट से, एज द वर्ड सजेस्ट, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट से हम ये पता लगाएं कि क्या अंदर हमारा जो सेल है या सेल के अंदर जो भी पार्टिकल्स है, तो उनके मूवमेंट से हमें ऐसे समझ में आए कि ओके, देर इज समथिंग गोइंग ऑन इनसाइड, एनी प्रोसेस, एनी केमिकल रिएक्शन, all this can tell us about
molecular movement. And this gives us the valid proof कि ओके ऑर्गेनिज्म हमारा लिविंग है. अगर हम बात करें ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स भी नहीं शो करते हैं, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जिनको हम लिविंग कंसिडर नहीं करते हैं? सोच के देखिए जरा. क्या आपके मन में कुछ आया? इफ नो, तो मैं आंसर बताती हूँ. इसका आंसर है वायरसेस. वायरसेस मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते हैं as long as they remain out of the body of a person या host. जिसको वो इन्फेक्ट करते हैं वो हमारा होस्ट कहलाता है. जब ये होस्ट की बॉडी के बाहर रहते हैं तब ये एक तरीके से नॉन लिविंग रहते हैं. बट जैसे ही ये होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं दे स्टार्ट मल्टीप्लाइंग रैपिडली, और तब जाकर ये अपना लिविंग बिहेवियर शो करते हैं. इसलिए वायरसेस को आज तक कैटेगराइज नहीं कर पाए हैं लोग कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, बिकॉज जब वो बॉडी के बाहर रहता है तो वो कोई मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करता है. आगे हम चलते हैं इस टॉपिक पे कि हम न्यूट्रिशन अगर ऑब्टेन करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि वो भी हमारी एक तरीके की लाइफ प्रोसेस ही है. जो हमारा डाइजेशन होता है, अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर बाद में फूड हमारी पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो ये सब होता कैसे है? हमारे बुक्स पे ऐसा दिया है कि जो ऑर्गेनिजम्स फूड लेते हैं दे आर बेस्ड ऑन कार्बन बेस्ड सोर्सेस. कार्बन बेस्ड सोर्सेस का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप एक बैलेंस्ड डाइट में क्या क्या खाते हैं? आप अगर काउंट करना चालू करेंगे तो उसमें आता है प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग जो बच्चे भूल जाते हैं, फाइबर. वी कॉल इट एज रफेज. तो ये सब हमारे लिए एसेंशियल होते हैं. अब आप देखेंगे कि जो इनमें से एकदम मेजर जो हम डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं वो भी हैवी अमाउंट्स में, ये जो तीन रहते हैं, दीज ऑल आर मेड ऑफ कार्बन बेस्ड सोर्सेस. क्लास 9th में आपने केमिस्ट्री के चैप्टर में जरूर पढ़ा होगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ओ, इट वाज क्लास 10. ओके, तो कार्बन के बारे में अगर आप जानेंगे तो जो हमारा कार्बन होता है इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास इसका 12 होता है. तो यही कार्बन हमारे इन सब फूड आइटम्स में प्लस हमारी बॉडी में भी बहुत सारा कार्बन रहता है. तो ऐसा कहा जाता है कि हम जो भी फूड लेते हैं ये डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कितना कॉम्प्लेक्स है. अगर वो ऑर्गेनिज्म सिंपल है, जैसे कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अमीबा, पैरामीशियम या एनी अदर बैक्टीरिया, अगर ऑर्गेनिज्म सिंपल है तो उसका फूड भी सिंपल रहेगा. बट अगर ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स है तो वो भी कॉम्प्लेक्स फूड ही लेगा. बशर्त होता क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं ये अपने फूड का ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल मटेरियल्स में ताकि ये इनकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो सके. इतनी ही डिफरेंस रहती है. तो ये जो कार्बन बेस्ड सोर्सेज हमने डिस्कस की है तो इनकी कॉम्प्लेक्सिटी भी डिफर करती है. कुछ सिंपल कार्बन बेस्ड सोर्सेज होती हैं और कुछ कॉम्प्लेक्स. सिंपल वाली सिंपल ऑर्गेनिज्म लेंगे, कॉम्प्लेक्स वाली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लेंगे. आगे हम चलते हैं कि ये जो फूड का ब्रेकडाउन होगा जो हम इनटेक कर रहे हैं तो वो किन प्रोसेसेस के थ्रू होएगा. तो ये प्रोसेसेस रहती हैं ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस. केमिस्ट्री में जैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं लाइक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, सिमिलरली ये ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस ही हमारे फूड के ब्रेकडाउन करने में हेल्प करते हैं. आगे अगर हम चलें रेस्पिरेशन के बारे में हम डिस्कस करें तो मैं कुछ बच्चों से पूछना चाहूंगी कि क्या आप बता सकते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम सेम है या अलग अलग है? कुछ बच्चे हो सकता है बोलेंगे कि दोनों सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है.
एंड कुछ बच्चे ऐसा भी बोलेंगे कि दोनों में डिफरेंस है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि डिफरेंस क्या हो सकता है, क्या आप बता सकते हैं? एक डिफरेंस ये है कि ब्रीदिंग इज जस्ट अ मैकेनिकल प्रोसेस या फिजिकल प्रोसेस जिसमें हम एयर इनहेल करते हैं और फिर एयर एक्सहेल करते हैं। दिस इज ब्रीदिंग सिंपली, इन सिंपल वर्ड्स। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो जो ब्रीदिंग में हमने ऑक्सीजन लिया है उस ऑक्सीजन का यूज हम फूड के ब्रेकडाउन में करेंगे एनर्जी को रिलीज करने के लिए। दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। दोनों में फर्क होता है बहुत ज्यादा। अगर ये रेस्पिरेशन होती रहेगी हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी को कंटिन्यूअस सप्लाई मिलती रहेगी ऑक्सीजन की, जिसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस को समझें। प्लस हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आगे क्या होता है इस रेस्पिरेशन की प्रोसेस में उसको भी समझें कि फूड का ब्रेकडाउन होगा कैसे, क्या ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी फूड का ब्रेकडाउन हो सकता है, क्या ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में भी फूड का ब्रेकडाउन हो सकता है। ये हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। अगर थोड़ा और आगे चलते हैं तो हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप जो भी फूड इनटेक करेंगे, जो भी ऑक्सीजन या एयर इनहेल करेंगे, वो आपकी बॉडी को सप्लाई होगी थ्रू आवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या क्या आता है सोच के बताइए। सबसे पहली चीज आपको क्या लग रही है जो आपकी बॉडी में सब जगह घूमती रहती है? दैट्स योर ब्लड। ब्लड पंप करने के लिए भी कुछ होना चाहिए बॉडी में। यस, यू आर राइट, दैट्स हार्ट। अच्छा, अगर हमारे पास पंप है, हमारे पास ब्लड है, तो ब्लड को पंप से कैरी करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। व्हाट कुड बी दैट? दैट्स योर ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स भी अलग अलग टाइप की होती हैं एंड हाउ दिस हार्ट पंप्स आवर ब्लड एंड हाउ इट रीचेस टू ऑल आवर बॉडी पार्ट्स, ये हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। लास्ट वी कम ऑन टू एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन में क्या होता है कि हमारी बॉडी जब इतना कुछ खाना ले रही है, इतना कुछ इनटेक कर रही है, ऑक्सीजन एंड डिफरेंट डिफरेंट फूड मटेरियल्स, तो वो उसको बाहर कैसे भेजे? तो ये होता है एक्सक्रीशन की प्रोसेस से। हमारी बॉडी में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारी बॉडी में स्टोर नहीं किए जा सकते फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसलिए उनको बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एंड दिस वी विल स्टडी इन द टॉपिक एक्सक्रीशन इन द अपकमिंग लेक्चर्स। तो अभी हम समराइज कर लेते हैं कि हमने ऐसी कौन कौन सी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के बाद हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन के बाद we discussed about transportation, and in the end we talked about excretion. ये बस एक इंट्रो था। क्या आप सोच सकते हैं अगर इन चारों में से कोई भी प्रोसेस अगर नहीं हुई तो बॉडी पे क्या हार्मफुल इफेक्ट पड़ सकता है? बॉडी क्या हार्मफुल सिम्टम्स शो कर सकती है? क्या बॉडी के लिविंग स्टेट पे सवाल उठ सकता है? यस, इट्स वेरी वेरी पॉसिबल। तो हम इन चारों प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बेसिस पे बात करें तो कुछ रहते हैं सिंपल ऑर्गेनिजम्स और कुछ रहते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। दोनों के न्यूट्रिशन इनटेक करने के मेथड अलग अलग होते हैं और वो जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अगर हम सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इनके जो न्यूट्रिशन रहता है इनका वो इनऑर्गेनिक सोर्सेस से डिराइव किया जाता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स का मतलब ये अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। तो ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से अपना सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जैसे कि हमने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया,
पानी हमें कहीं सराउंडिंग में मिल गया, हम इन दो चीजों से ही खाना बना सकते हैं इसके केस में। ऑटोट्रॉफ्स की बात की जाए तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना रहे हैं अपने लिए भी, प्लस आगे हो सकता है स्टोर करके भी रखें। तो ये हो गए इनके एग्जाम्पल्स। अब हम चलते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स पे। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स अपने जैसे सब्सटेंसेस यूज करते हैं खाने के लिए, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। क्या होता है बाद में जब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनकी बॉडी के अंदर जाते हैं तो इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होता है। किसमें? सिंपल सब्सटेंसेस में, विद द हेल्प ऑफ बायोकैटालिस्ट और एंजाइम। बायोकैटालिस्ट या एंजाइम एक ही बात होती है। अगर हम कैटलिस्ट के बारे में बात करें तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा दे। अगर हमने स्टार्टिंग में कुछ इनिशियल सब्सटेंसेस लिए थे और उन्हें हमें बदलना है कुछ और चीज में, फॉर एग्जांपल आवर प्रोडक्ट्स, तो जब हम कैटालिस्ट को यूज करेंगे तो ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। सिमिलरली बायोकैटालिस्ट या एंजाइम, बायो का मतलब है लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, तो इनको हम एंजाइम भी बुलाते हैं। तो ये जो एंजाइम्स रहते हैं ये भी सिमिलरली केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनमें पार्ट लेते हैं और उन प्रोसेसेस को फास्ट कर देते हैं। एक और बात, कैटलिस्ट कभी भी खुद रिएक्शन में एज ए स्टार्टिंग सब्सटेंस नहीं उतरते हैं, वो अनयूज्ड रहते हैं थ्रू आउट द रिएक्शन, सिर्फ अपना काम करते हैं और आखिर में भी हमें वैसे ही मिल जाते हैं। ओके, अगर हम हेटेरोट्रॉफ्स की बात करें, अब ये हेटेरोट्रॉफ क्या होता है? वो ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को इनटेक करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। तो हम कह सकते हैं कि ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। ये है हमारे ऑटोट्रॉफ्स। डायरेक्टली कैसे? फॉर एग्जाम्पल हमने एक गोट का एग्जाम्पल लिया। अगर गोट ग्रास खा रही है, ग्रास क्या है हमारा ग्रीन प्लांट या ऑटोट्रॉफ में आएगा वो, तो ऑटोट्रॉफ अपने लिए खुद से खाना बना रहे हैं, बट ये जो हेटेरोट्रॉफ है गोट, ये ग्रास के ऊपर डायरेक्टली डिपेंडेंट है। व्हाट अबाउट लायन? लायन गोट को खा रहा है, बट लायन डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है ऑटोट्रॉफ पे, बट इनडायरेक्टली है वाया द गोट। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि कोई हेटेरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ पे डायरेक्टली डिपेंडेंट है या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है। इनके एग्जांपल्स में आ गए फंगाई और एनिमल्स। तो यहाँ पे हमने न्यूट्रिशन को ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया। आगे हम पढ़ते हैं कि कैसे कैसे टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। इससे पहले कि हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे जाएं, मैं आपको समझाना चाहती हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आगे हमारे बहुत काम आने वाला है। ये है डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन? कभी आपने सोचा है कि जब हम परफ्यूम या अगरबत्ती किसी रूम के कॉर्नर में स्प्रे करें तो ये खुशबू बाकी जगह कैसे फैल जाती है? दैट्स बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में होता क्या है कि जब पार्टिकल एक एरिया में खूब सारे रहते हैं, मतलब पार्टिकल्स का उस एरिया में हाई कॉन्सेंट्रेशन रहता है, तो ऐसे रीजन से पार्टिकल्स का मूवमेंट उस रीजन पे जहां पे उनका लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन कहते हैं। एक और एग्जांपल अगर दूं मैं, तो अगर मैं एक वाटर कंटेनर लूं, ट्रांसपेरेंट ग्लास कंटेनर लूं मैं, उसमें पानी डाल दूं और अगर मैं इंक की ड्रॉप डालूं, तो फॉर अ टाइम इंक की ड्रॉप एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी और धीरे धीरे सब जगह फैलना चालू करेगी। तो ऐसे में हम बता सकते हैं कि ओके डिफ्यूजन हो रहा है। पहले जो पार्टिकल्स थे वो एक रीजन में बहुत ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड थे, बट धीरे धीरे आफ्टर सम अमाउंट ऑफ टाइम सारे पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली फैल गए लोअर कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में, जहां पहले कोई पार्टिकल था ही नहीं इंक का। दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। ये मैंने क्यों बताया? वो इसलिए जैसे कि सिंपल ऑर्गेनिज्म
ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनमें क्या होता है कि वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं। सिंपल ऑर्गेनिजम्स से मेरा मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा का एग्जांपल ले लेते हैं। तो अमीबा क्या करता है कि वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो ये एनवायरनमेंट से डायरेक्टली फूड और ऑक्सीजन ऑब्टेन कर सकता है अपनी सरफेस के थ्रू। ये कैसे? डिफ्यूजन से। एनवायरनमेंट में अगर किसी चीज का हाई कॉन्सेंट्रेशन रहेगा और अमीबा के अंदर मान ले हम कि लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो उस चीज का मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में होएगा ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डिफ्यूजन। क्या ऐसा मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम में पॉसिबल है? द आंसर इज नो, एब्सोल्युटली नॉट। बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है पार्टिकल्स को एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने में। हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता क्या है कि अगर मैं अपना हाथ की बात करूं तो ऊपर की जो सरफेस है दैट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरनमेंट, बट व्हाट अबाउट द डीप लेयर्स? जो लेयर्स अंदर है, नीचे नीचे जाते जाते जो लेयर्स आती है हमारी डीप सीटेड लेयर्स, उनका क्या? डिफ्यूजन उन लेयर्स के लिए पॉसिबल है जो एकदम एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में हो, बट हाउ विल द डिफ्यूजन अकर टू दोज लेयर्स जो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है ही नहीं? एंड इफ यू आर थिंकिंग कि ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर्स को पास ऑन कर सकती है जो भी मटेरियल उसने डिफ्यूज करके लिया है, दैट वुड बी अ वेरी स्लो प्रोसेस। आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि अगर हम ऑक्सीजन इनहेल करें तो हमारे लंग से उसको टो तक पहुंचने में, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लंग से टो तक पहुंचने में 3 साल लग सकते हैं इफ वी डिपेंड ऑन डिफ्यूजन। 3 साल में तो ओके। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो मैंने आपको डिफ्यूजन वाला टॉपिक समझा दिया है। अब हम चलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। एक प्रोसेस का नाम आपने बहुत सुना होगा, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है कि ये जो ग्रीन प्लांट्स या बैक्टीरिया रहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स जो रहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन करेगा? ऑटोट्रॉफ्स करेंगे ना। तो ये क्या करते हैं कि कुछ सब्सटेंसेस इनटेक करते हैं, कहां से? बाहर से, अपनी बॉडी के अंदर, और इसको कन्वर्ट करते हैं स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होती है? इनका खाना होता है। तो क्या सब्सटेंसेस ले रहे हैं ये हमारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ले रहे हैं, जो हमने इसके थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जिसमें आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ये हमारा एनर्जी का फॉर्म है एक तरीके से, और हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट पहली बात तो प्लांट को एनर्जी प्रोवाइड करेगा ही करेगा, और अगर बारी आई स्टोरेज की, एक बार में खूब सारा कार्बोहाइड्रेट बना, पूरा तो एक बार में नहीं ले लेगा प्लांट, जितना जरूरत है उतना ही लेगा, बाकी का फेंक थोड़ी देगा, स्टोर करके रखेगा। बाद में अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ना मिले तो फिर क्या होएगा? तो वो स्टोर्ड वाला जो मटेरियल है उसको यूटिलाइज करेगा। तो प्लांट में ये कैसे स्टोर होता है कार्बोहाइड्रेट? स्टार्च के फॉर्म में। और रही बात एनिमल्स की, तो उनमें ग्लाइकोजन के फॉर्म में ये कार्बोहाइड्रेट स्टोर किया जाता है। एंड दिस एक्ट्स एज एन इंटरनल एनर्जी रिजर्व। इंटरनल एनर्जी रिजर्व का मतलब क्या? अंदर एक एनर्जी का रिजर्व है जो हम बाद में यूटिलाइज कर सकते हैं। दिस वॉज योर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आगे हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को केमिकली कैसे लिखा जा सकता है। हमने पढ़ा था कि इन्वायरमेंट से हम इनऑर्गेनिक सोर्सेज लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इन्हें हम कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट में विद द हेल्प ऑफ प्लांट्स। तो अगर हम इसे केमिकली लिखना चाहें तो हम फॉर्मूला एज इट इज लिखेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो बनता है वो रहता है ग्लूकोज, ये रहता है हमारा मेन प्रोडक्ट।
अगर हम बाय प्रोडक्ट की बात करें तो उसमें हमें मिलता है ऑक्सीजन। ये वही ऑक्सीजन है जो हम इनहेल करते हैं रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग के टाइम पे। अगर हम बात करें कि इस इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करें, तो ये बहुत सिंपल है। देखिए, सबसे पहले तो ग्लूकोज का फॉर्मूला एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, C6H12O6। CHO तीनों को साथ साथ लिखो, एक एक तरफ 6 और बीच में 12। कार्बन के पास 6 है, तो इसको ये कार्बन के पास लिख दो। हाइड्रोजन के पास 12 है, तो इसको यहां पे लिख दो। इस तरफ हमारे पास ग्लूकोज मिलेगा, इसके सामने कुछ नहीं लिखना है। ऑक्सीजन हमें 6 मिलेंगे और वाटर के मॉलिक्यूल्स भी 6 मिलेंगे। ये हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस। ये जरूर आती है एग्जाम्स में, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि हमें 4 चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर इन चारों चीजों में से कोई एक भी ना हो तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पॉसिबल नहीं होती। ये 4 चीजें क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन चारों से क्या क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट रहता है। ये ग्लूकोज प्लांट यूटिलाइज कर लेता है, और अगर कुछ अमाउंट बच जाता है तो उसको स्टोर कर लेता है स्टार्च के फॉर्म में। इस मेन प्रोडक्ट के अलावा एक बाय प्रोडक्ट बनता है जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं। प्लांट इस ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में बाहर कर देता है, और बाकी के ऑर्गेनिजम्स इस ऑक्सीजन को इनटेक कर लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इसके आगे का हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।